शेयर बाजार, ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों की आंखों में चमक आ जाती है तो कुछ लोगों के माथे पर पसीना। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी ने रातों रात करोड़ों कमा लिए और किसी ने अपना सब कुछ गवा दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर निवेशक जैसे वॉरेन बफेट जुआ नहीं खेलते, वे अनुमान नहीं लगाते, वे एक सिस्टम का पालन करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो 1949 में लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही सटीक है जितना तब था। आज हम उस किताब के पन्नों को खोलेंगे जिसे वॉरेन बफेट ने निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे बेहतरीन किताब कहा है। ये केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और गलतियां न करने के बारे में है। अगर आप अगले 1 घंटे तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप शेयर बाजार को उस नजर से देखेंगे जिस नजर से अरबपति देखते हैं। चलिए बुद्धिमानी की इस यात्रा को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक सर आइजैक न्यूटन के साथ। जी हाँ, वही न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज की थी। 1720 के दशक में साउथ सी कंपनी के शेयरों में भारी उछाल आया। न्यूटन ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया और शेयर खरीदे। उन्हें बहुत जल्दी अच्छा मुनाफा हुआ और उन्होंने शेयर बेच दिए और लगभग 7,000 पाउंड, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी, का लाभ कमाया। लेकिन उनके बेचने के बाद भी शेयर के दाम आसमान छूते रहे। अपने दोस्तों को अमीर होते देख न्यूटन से रहा नहीं गया। उन्होंने फिर से बहुत ऊंचे दाम पर उससे भी ज्यादा पैसे लगाकर शेयर खरीद लिए और फिर बुलबुला फूट गया। शेयर के दाम रसातल में चले गए। आइजैक न्यूटन ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 20,000 पाउंड, गवा दिया। इस घटना के बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा, मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना तो कर सकता हूं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि एक आदमी कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो वो एक मूर्ख निवेशक है। बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इसी बारे में है। ये आपको शेयर बाजार का विशेषज्ञ नहीं बनाती, बल्कि ये आपको खुद का विशेषज्ञ बनाती है। ग्राहम कहते हैं कि बुद्धिमान होने का मतलब उच्च आईक्यू होना नहीं है। इसका मतलब है धैर्य रखना, अनुशासित रहना और सीखने के लिए तैयार रहना। ग्राहम ने इस पुस्तक में सबसे पहले निवेश और सट्टेबाजी के बीच की दीवार को स्पष्ट किया है। उनके अनुसार एक निवेश वो है जो गहन विश्लेषण के बाद मूलधन की सुरक्षा और एक संतोषजनक रिटर्न का वादा करता है। जो काम इन शर्तों को पूरा नहीं करता वो सट्टेबाजी है। ध्यान दीजिए, उन्होंने 3 बातें कही: गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा और संतोषजनक रिटर्न। आज के दौर में लोग अक्सर ट्रेडिंग को निवेश समझ लेते हैं। जब आप कोई शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में उसका भाव बढ़ जाएगा, तो आप निवेश नहीं कर रहे हैं, आप सट्टा लगा रहे हैं। आप दांव लगा रहे हैं कि कोई और व्यक्ति आपसे वो शेयर और भी महंगे दाम पर खरीदेगा। एक बुद्धिमान निवेशक को सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए, या कम से कम उसे ये पता होना चाहिए कि वो सट्टा खेल रहा है और उसे अपने निवेश खाते से अलग रखना चाहिए। ग्राहम हमें समझाते हैं कि शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए आपको भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कल बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। आपको बस ये जानना है कि किसी कंपनी का वास्तविक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और क्या आप उसे उस मूल्य से कम पर खरीद रहे हैं। इसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं। अगर आलू 20 रुपए किलो है तो आप खरीदते हैं। अगर अगले दिन वही आलू 100 रुपए किलो हो जाए तो क्या आप उसे खरीदेंगे? नहीं, आप इंतजार करेंगे। लेकिन शेयर बाजार में लोग उल्टा करते हैं। जब भाव बढ़ता है तो वो खरीदते हैं और जब गिरता है तो वो डर कर बेच देते हैं। ग्राहम हमें इस पागलपन से बचने का रास्ता दिखाते हैं। इस पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है निवेशक के प्रकार। ग्राहम निवेशकों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं: रक्षात्मक निवेशक और उद्यमी निवेशक। ये वर्गीकरण इस आधार पर नहीं है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं, बल्कि इस आधार पर है कि आप अपने निवेश को कितना समय और प्रयास दे सकते हैं। एक रक्षात्मक निवेशक वो है जो सुरक्षा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। वो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता नहीं करना चाहता। उसे अपने काम या व्यवसाय से फुर्सत नहीं है कि वो घंटों बैलेंस शीट का अध्ययन करे। ऐसे निवेशक के लिए ग्राहम का सुझाव है कि वो एक सरल पोर्टफोलियो बनाए जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड और बड़ी स्थापित कंपनियों के शेयर शामिल हों। उसका लक्ष्य बाजार को मात देना नहीं, बल्कि बाजार के साथ चलना और सुरक्षित रिटर्न प्राप्त करना है।
दूसरी ओर उद्यमी निवेशक वो है जो समय और मेहनत लगाने के लिए तैयार है। वो बाजार को मात देने की कोशिश करता है। वो उन कंपनियों को खोजने की कोशिश करता है जो बाजार की नजरों से ओझल है या जिनका मूल्यांकन गलत किया गया है। लेकिन ग्राहम चेतावनी देते हैं कि उद्यमी निवेशक बनना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य, अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो उद्यमी निवेशक हैं, लेकिन वास्तव में वो सिर्फ सट्टेबाज होते हैं जो बिना मेहनत के ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। ग्राहम हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हर निवेश के साथ जोखिम जुड़ा होता है, लेकिन जोखिम का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं है। जोखिम का मतलब है कि आप अपनी क्रय शक्ति खो दें। और यहीं पर एक बहुत बड़ा दुश्मन सामने आता है जिसका नाम है महंगाई। बहुत से लोग अपना पैसा बैंक में या नकद रखते हैं ये सोचकर कि ये सुरक्षित है, लेकिन ग्राहम कहते हैं कि ये सुरक्षित नहीं है। अगर महंगाई दर आपके बैंक ब्याज से ज्यादा है तो आप वास्तव में हर साल गरीब हो रहे हैं। एक बुद्धिमान निवेशक को महंगाई को ध्यान में रखकर अपने निवेश की योजना बनानी चाहिए। शेयर यानी स्टॉक्स ऐतिहासिक रूप से महंगाई के खिलाफ एक अच्छी ढाल साबित हुए हैं, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों की कमाई और संपत्तियों का मूल्य भी बढ़ता है, जिससे उनके शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सारा पैसा शेयरों में लगा दें। संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। इस परिचय के साथ हमने बेंजामिन ग्राहम की दुनिया में पहला कदम रखा है। हमने सीखा कि न्यूटन जैसा जीनियस भी बाजार में फेल हो सकता है। निवेश और सट्टेबाजी में क्या अंतर है और आप किस तरह के निवेशक हैं ये जानना कितना जरूरी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कि शेयर बाजार का इतिहास हमें क्या सिखाता है और कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि चाहे बाजार गिरे या उठे हम सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो बाजार नहीं है, वो खुद है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे अपने अंदर के दुश्मन को पहचाना जाए और कैसे बाजार के इतिहास से सीख लेकर भविष्य के लिए तैयार हुआ जाए। तैयार रहिए, क्योंकि असली पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। ग्राहम अक्सर कहते थे कि जो लोग अतीत को याद नहीं रखते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। शेयर बाजार का इतिहास बूम और बस्ट के चक्रों से भरा पड़ा है। नए निवेशक अक्सर सोचते हैं कि इस बार कुछ अलग है। वे सोचते हैं कि तकनीक बदल गई है, दुनिया बदल गई है, इसलिए पुराने नियम अब लागू नहीं होते। लेकिन ग्राहम हमें चेतावनी देते हैं कि बाजार का मूल व्यवहार कभी नहीं बदलता, क्योंकि मानव मनोविज्ञान, लालच और डर कभी नहीं बदलता। जब बाजार में तेजी आती है तो हर कोई आशावादी हो जाता है। लोग सोचते हैं कि शेयर की कीमतें हमेशा ऊपर ही जाती रहेंगी। वे तर्क देते हैं कि नया युग आ गया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ी तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट जरूर आती है। 1929 की महामंदी हो, 2000 का .com बुलबुला हो या 2008 का वित्तीय संकट, हर बार कहानी एक ही थी। लोगों ने अत्यधिक मूल्यांकन को नजरअंदाज किया और अंत में भारी नुकसान उठाया। एक बुद्धिमान निवेशक बाजार की इस चक्रीय प्रकृति को समझता है। वो तेजी के दौरान अत्यधिक उत्साहित नहीं होता और मंदी के दौरान अत्यधिक निराश नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि एक निवेशक को अपने पैसों का बंटवारा कैसे करना चाहिए। ग्राहम इसे एलोकेशन कहते हैं। वे एक बहुत ही सरल और प्रभावी नियम देते हैं, विशेष रूप से रक्षात्मक निवेशकों के लिए। इसे 50-50 का नियम कहा जा सकता है, हालांकि ये पत्थर की लकीर नहीं है। ग्राहम का सुझाव है कि एक निवेशक को अपनी पूंजी का कम से कम 25% और अधिकतम 75% शेयरों में रखना चाहिए और बाकी हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स में रखना चाहिए। सबसे आसान तरीका यह है कि आप 50% शेयरों में और 50% बॉन्ड्स में रखें। जब बाजार में बहुत तेजी हो और शेयरों की कीमतें बहुत बढ़ जाएं, तो आपके पोर्टफोलियो में शेयरों का हिस्सा 50% से ज्यादा, जैसे 60-70% हो जाएगा। ऐसे समय में आपको कुछ शेयर बेचकर मुनाफा कमाना चाहिए और उस पैसे को बॉन्ड्स में डालना चाहिए, ताकि अनुपात फिर से 50-50 हो जाए। इसके विपरीत जब बाजार में गिरावट आए और शेयर सस्ते हो जाए, तो आपके पोर्टफोलियो में शेयरों का हिस्सा 50% से कम हो जाएगा। तब आपको अपने बॉन्ड्स बेचकर और शेयर खरीदने चाहिए। ये रणनीति सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन इसे लागू करना भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होता है। जब बाजार गिर रहा होता है तो हर कोई बेचने के लिए भाग रहा होता है। ऐसे समय में खरीदने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और जब बाजार आसमान छू रहा होता है तो हर कोई खरीद रहा होता है। ऐसे समय में बेचना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यही वो अनुशासन है जो एक बुद्धिमान निवेशक को भीड़ से अलग करता है।
ये रणनीति आपको सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने के लिए मजबूर करती है, जो कि लाभ कमाने का मूल मंत्र है। बॉन्ड्स के बारे में बात करते हुए ग्राहम सुरक्षा पर बहुत जोर देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि औसत निवेशक को सरकारी बॉन्ड्स या बहुत ही मजबूत कंपनियों के उच्च रेटेड बॉन्ड्स में ही निवेश करना चाहिए। ज्यादा ब्याज के लालच में जंक बॉन्ड्स या जोखिम भरे कर्ज पत्रों में पैसा लगाना सट्टेबाजी की श्रेणी में आता है। याद रखें, बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो का लंगर हैं जो तूफान में आपको स्थिर रखते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। एक रक्षात्मक निवेशक के लिए ग्राहम स्टॉक चुनने के कुछ कड़े नियम बनाते हैं। वे जानते हैं कि रक्षात्मक निवेशक के पास गहराई से शोध करने का समय नहीं है, इसलिए वे सुरक्षा के कड़े मापदंड निर्धारित करते हैं। पहला नियम है पर्याप्त विविधीकरण। आपको अपना सारा पैसा एक या दो कंपनियों में नहीं लगाना चाहिए। ग्राहम 10 से 30 अलग अलग कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की सलाह देते हैं। इससे अगर एक कंपनी डूब भी जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होगा। दूसरा नियम, बड़ी और प्रमुख कंपनियां। आपको केवल उन कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो बड़ी हो, अपने उद्योग में स्थापित हो और जिनका वित्तीय इतिहास मजबूत हो। छोटी और नई कंपनियों में ज्यादा जोखिम होता है, इसलिए वे रक्षात्मक निवेशक के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा नियम, रूढ़िवादी वित्तीय ढांचा। कंपनी पर कर्ज का बोझ कम होना चाहिए। औद्योगिक कंपनियों के लिए उनकी वर्तमान संपत्ति उनके वर्तमान दायित्वों से कम 2 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अपने अल्पकालिक कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त कैश है। चौथा नियम, लाभांश का लंबा इतिहास। ग्राहम उन कंपनियों को पसंद करते हैं जिन्होंने पिछले 20 वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान किया हो। लाभांश देना ये दिखाता है कि कंपनी असली मुनाफा कमा रही है और अपने शेयर होल्डरों का ख्याल रखती है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कमाई में स्थिरता और वृद्धि। कंपनी की कमाई पिछले 10 वर्षों में कम से कम 33% बढ़ी होनी चाहिए और पिछले 10 वर्षों में किसी भी वर्ष घाटा नहीं होना चाहिए। ये नियम उन कंपनियों को छांट देता है जो अस्थिर हैं। छठा और बहुत महत्वपूर्ण नियम, उचित मूल्य। एक अच्छी कंपनी भी एक बुरा निवेश हो सकती है यदि आप उसे बहुत अधिक कीमत पर खरीदते हैं। ग्राहम का नियम है कि शेयर की कीमत उसकी पिछले 3 वर्षों की औसत कमाई के 15 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही कीमत उसकी बुक वैल्यू के 1.5 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नियम एक छलनी की तरह काम करते हैं। जब आप इन नियमों को लागू करते हैं तो हजारों कंपनियों में से केवल कुछ मुट्ठी भर कंपनियां ही बचती हैं जो निवेश के लायक है। ये प्रक्रिया उबाऊ लग सकती है, इसमें कोई रोमांच नहीं है, कोई अगला बड़ा मल्टीबैगर खोजने का वादा नहीं है, लेकिन ग्राहम कहते हैं निवेश को एक बिजनेस की तरह होना चाहिए, न कि मनोरंजन की तरह। अगर आप निवेश करते समय बहुत मजा कर रहे हैं तो आप शायद पैसा नहीं बना रहे हैं। एक रक्षात्मक निवेशक के रूप में आपका लक्ष्य औसत से थोड़ा बेहतर रिटर्न पाना है, बिना अपनी रातों की नींद हराम किए। इंडेक्स फंड्स आज के दौर में रक्षात्मक निवेशक के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने आप विविधीकरण प्रदान करते हैं और कम लागत वाले होते हैं। ग्राहम के समय में इंडेक्स फंड नहीं थे, लेकिन उनका दर्शन इंडेक्स फंड के निर्माण का आधार बना। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ औसत रिटर्न से संतुष्ट नहीं है, जो बाजार को हराना चाहते हैं, जो एक उद्यमी निवेशक बनना चाहते हैं? उनके लिए ग्राहम की सलाह बिल्कुल अलग है। एक उद्यमी निवेशक का रास्ता कांटों भरा है। उसे रक्षात्मक निवेशक से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। अगले भाग में हम जानेंगे कि एक उद्यमी निवेशक को क्या करना चाहिए और उससे भी महत्वपूर्ण, उसे क्या नहीं करना चाहिए। क्या आप रिस्क लेने और बाजार की गहराइयों में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? हमने रक्षात्मक निवेशक के बारे में विस्तार से चर्चा की, जो सुरक्षा और सादगी को पसंद करता है। अब हम रुख करते हैं उद्यमी निवेशक की ओर। याद रखें, उद्यमी निवेशक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा जोखिम लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा काम करें। बेंजामिन ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि बाजार में ज्यादा रिटर्न ज्यादा जोखिम लेने से नहीं मिलता, बल्कि ज्यादा बुद्धिमानी और मेहनत से मिलता है। उद्यमी निवेशक के लिए सबसे पहला सबक नेगेटिव है, यानी उसे क्या नहीं करना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि ज्यादातर निवेशक गलतियां करके पैसा गंवाते हैं, बजाय इसके कि वे कोई शानदार स्टॉक चुनें। इसलिए कुछ चीजों से बचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जंक बॉन्ड्स और निम्न गुणवत्ता वाले प्रेफरेंस शेयरों से बचें। इनमें रिटर्न तो थोड़ा ज्यादा दिखता है, लेकिन जब बाजार गिरता है तो इनकी कीमतें शेयरों से भी ज्यादा तेजी से गिरती हैं और अक्सर मूलधन वापस नहीं मिलता।
दूसरा, नए आईपीओ से सावधान रहें। ग्राहम आईपीओ के प्रति बहुत संशयवादी थे। वे कहते थे कि आईपीओ अक्सर बुल मार्केट यानी तेजी के दौरान आते हैं, जब लोगों में उत्साह चरम पर होता है। कंपनियां और निवेश बैंकर इस उत्साह का फायदा उठाकर शेयरों को उनकी असली कीमत से बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। आईपीओ का मतलब अक्सर लोग मजाक में इट्स प्रॉबेबली ओवरप्राइज्ड यानी ये शायद बहुत महंगा है निकालते हैं। एक बुद्धिमान निवेशक आईपीओ के प्रचार और शोर शराबे से दूर रहता है और केवल तभी खरीदता है जब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित हो जाए और कीमत उचित हो। तीसरा, होट टिप्स और अफवाहों से बचें। चाहे वो टिप आपके दोस्त ने दी हो, टीवी एंकर ने या किसी ब्रोकर ने, बिना अपनी खुद की जांच पड़ताल के किसी की सलाह पर पैसा लगाना वित्तीय आत्महत्या है। तो फिर एक उद्यमी निवेशक को क्या करना चाहिए? उसे उन अवसरों की तलाश करनी चाहिए जहां बाजार ने गलती की है। बाजार हमेशा कुशल नहीं होता। कभी कभी ये अच्छी कंपनियों को किसी छोटी सी बुरी खबर के कारण बहुत सजा दे देता है। यहीं पर उद्यमी निवेशक के लिए मौका बनता है। ग्राहम इसे स्पेशल सिचुएशंस या वर्कआउट्स कहते हैं, लेकिन औसत निवेशक के लिए वे 3 मुख्य रणनीतियां सुझाते हैं। पहली रणनीति, बड़ी अलोकप्रिय कंपनियां। अक्सर बड़ी और मजबूत कंपनियां किसी अस्थायी समस्या से गुजरती हैं, जिससे बाजार उनकी उपेक्षा करने लगता है और शेयर की कीमत गिर जाती है। चूंकि ये कंपनियां बड़ी हैं, इनके पास मुसीबत से उभरने के संसाधन होते हैं। जब बाजार का ध्यान इन पर से हट जाता है तो ये अपने वास्तविक मूल्य से काफी नीचे यानी अंडरवैल्यूड मिल सकती हैं। एक उद्यमी निवेशक इन गिरे हुए दिग्गजों को खरीदता है और उनके वापस उठने का इंतजार करता है। दूसरी रणनीति, बार्गेन इश्यूज। ये ग्राहम की पसंदीदा रणनीति थी। इसका मतलब है ऐसी कंपनियों को खरीदना जो अपनी नेटवर्किंग कैपिटल से भी कम दाम पर मिल रही हों। नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब है वर्तमान संपत्ति माइनस कुल दायित्व। सोचिए, अगर आप किसी कंपनी को उसके बैंक में पड़े कैश और इन्वेंट्री की कीमत से भी कम पर खरीद रहे हैं और आपको उसकी फैक्ट्री और ब्रांड फ्री में मिल रहे हैं, तो ये कितना सुरक्षित सौदा है। इसे अक्सर नेट इन्वेस्टिंग कहा जाता है। हालांकि आज के समय में ऐसी कंपनियां मिलना मुश्किल है, लेकिन सिद्धांत वही है, ऐसी संपत्ति को खरीदना जो उसकी कीमत से कहीं ज्यादा मूल्यवान हो। तीसरा, सेकेंडरी कंपनियां। ये वे कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। अक्सर बाजार का ध्यान सिर्फ शीर्ष 50-100 कंपनियों पर रहता है और मध्यम आकार की अच्छी कंपनियां नजरअंदाज हो जाती हैं। अगर ऐसी कंपनी का प्रदर्शन लगातार अच्छा है, लाभांश दे रही है और उसका पीई रेशियो कम है, तो ये एक अच्छा निवेश हो सकता है। लेकिन रुकिए, एक उद्यमी निवेशक के लिए भी स्टॉक चुनने के नियम होते हैं, हालांकि वे रक्षात्मक निवेशक से थोड़े लचीले होते हैं। ग्राहम सुझाव देते हैं कि एक उद्यमी निवेशक भी कुछ वित्तीय शर्तों का पालन करे। कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होनी चाहिए। करंट एसेट्स कम से कम करंट लायबिलिटीज का 1.5 गुना हो। पिछले 5 वर्षों में कोई घाटा नहीं होना चाहिए। वर्तमान लाभांश भुगतान किया जाना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में कमाई में वृद्धि होनी चाहिए। शेयर की कीमत उसकी नेट एसेट वैल्यू के 120% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ग्राहम का मानना था कि एक उद्यमी निवेशक को एक जासूस की तरह होना चाहिए। उसे बैलेंस शीट के फुटनोट्स पढ़ने चाहिए। उसे ये समझना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और क्या कंपनी के पास कोई छिपी हुई संपत्ति है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत होनी चाहिए। जब अखबारों की हेडलाइंस डरावनी हो और हर कोई बेच रहा हो, तभी अक्सर सबसे अच्छे सौदे मिलते हैं। ये सब सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन याद रखें कि ये आसान नहीं है। एक उद्यमी निवेशक होने के लिए समय, कौशल और भावनात्मक अनुशासन की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब नहीं कर सकते, तो रक्षात्मक निवेशक बनकर इंडेक्स फंड या अच्छे बॉन्ड्स में निवेश करना कोई शर्म की बात नहीं है। वास्तव में ग्राहम कहते हैं कि एक औसत रक्षात्मक निवेशक जो अपनी सीमाओं को जानता है, उस तथाकथित उद्यमी निवेशक से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है जो अपनी क्षमताओं को नहीं जानता। निवेश की दुनिया में एक बहुत ही अजीबोगरीब चरित्र है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ये चरित्र बेंजामिन ग्राहम की सबसे प्रसिद्ध और सबसे उपयोगी रूपकों में से है। मिस्टर मार्केट को समझे बिना आप एक सफल निवेशक नहीं बन सकते। वो कौन है? वो आपका बिजनेस पार्टनर है। वो हर दिन आपके पास आता है और आपको आपके शेयरों की कीमत बताता है। कभी वो बहुत खुश होता है तो कभी बहुत उदास। मिस्टर मार्केट का स्वभाव बहुत ही अस्थिर है। जिस दिन वो खुश होता है, उसे सिर्फ अच्छी खबरें दिखती हैं और वो आपके शेयर बहुत महंगे दामों पर खरीदने का प्रस्ताव देता है। जिस दिन वो उदास होता है, वो उसे दुनिया खत्म होती दिखती है और वो आपको वही शेयर बहुत सस्ते दामों में बेचने की पेशकश करता है। एक निवेशक के रूप में आपके पास 3 विकल्प हैं। उसके साथ सौदा करें, यानी खरीदें या बेचें, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें या उसकी बातों में आकर खुद भी पागल हो जाएं।
ज्यादातर निवेशक तीसरा विकल्प चुनते हैं। वे मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से प्रभावित हो जाते हैं। जब मिस्टर मार्केट खुश होकर कीमतें बढ़ाता है तो लोग लालच में खरीदते हैं। जब वो डर कर कीमतें गिराता है तो लोग डर कर बेचते हैं। ग्राहम कहते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक मिस्टर मार्केट को अपना नौकर बनाता है, मालिक नहीं। आपको मिस्टर मार्केट का उपयोग करना चाहिए। जब वो निराशा में हो तो उससे खरीदें और जब वो अत्यधिक उत्साह में हो तो उसे बेचें। मिस्टर मार्केट की कहानी हमें सिखाती है कि बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य बात है। वे कोई गलती नहीं है, बल्कि ये इस खेल का हिस्सा है। आपको इन उतार चढ़ावों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनका फायदा उठाना चाहिए। अगले भाग में हम इसी विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे बाजार के उतार चढ़ाव को संभाला जाए और कैसे एक ठोस पोर्टफोलियो बनाया जाए जो इन तूफानों को झेल सके। क्या आप मिस्टर मार्केट का सामना करने के लिए तैयार हैं? मिस्टर मार्केट की अवधारणा इतनी शक्तिशाली है कि इसे और गहराई से समझना जरूरी है। ग्राहम कहते हैं कि बाजार एक वोटिंग मशीन है, अल्पावधि में, लेकिन दीर्घावधि में ये एक वजन करने वाली मशीन है, वेइंग मशीन। इसका मतलब है कि कम समय में शेयर की कीमतें लोगों की भावनाओं, खबरों और लोकप्रियता, वोटिंग से तय होती हैं, लेकिन लंबे समय में शेयर की कीमत केवल कंपनी के वास्तविक प्रदर्शन और उसकी कमाई, वजन से तय होती है। एक बुद्धिमान निवेशक वजन पर ध्यान देता है, जबकि सट्टेबाज वोटिंग पर। शेयर बाजार में दो तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। एक होता है पूरे बाजार का उतार चढ़ाव, जैसे बेयर मार्केट या बुल मार्केट, और दूसरा होता है किसी विशेष शेयर का उतार चढ़ाव। ग्राहम कहते हैं कि आपको कभी भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि आप बाजार के उतार चढ़ाव का सही समय, मार्केट टाइमिंग बता सकते हैं। कम दाम पर खरीदो और ऊंचे दाम पर बेचो, कहना आसान है, लेकिन करना मुश्किल। जो लोग ये दावा करते हैं कि वे बाजार के टॉप और बॉटम को पकड़ सकते हैं, वे अक्सर झूठ बोल रहे होते हैं या भ्रम में होते हैं। इसके बजाय ग्राहम मूल्य निर्धारण पर जोर देते हैं, यानी आप बाजार की दिशा की चिंता ना करें, बस ये देखें कि क्या कोई शेयर आपको सस्ता मिल रहा है। यदि आपको कोई अच्छी कंपनी उचित मूल्य पर मिल रही है तो उसे खरीदें, चाहे बाजार का माहौल कैसा भी हो। और यदि कोई शेयर उसकी वैल्यू से बहुत महंगा हो गया है तो उसे बेच दें या उससे दूर रहें। इसे कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहते हैं, भीड़ के विपरीत चलना। अब एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल आता है, क्या हमें खुद निवेश करना चाहिए या किसी फंड मैनेजर या सलाहकार की मदद लेनी चाहिए? ग्राहम ने इस पर भी एक पूरा अध्याय लिखा है। वे जानते थे कि हर किसी के पास खुद स्टॉक चुनने का समय या कौशल नहीं होता, इसलिए म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लेकिन फंड चुनना भी स्टॉक चुनने जितना ही मुश्किल हो सकता है। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि ज्यादातर फंड्स बाजार के औसत प्रदर्शन को भी मात नहीं दे पाते। इसका कारण है उनकी फीस और खर्चे। जब आप कोई फंड खरीदते हैं तो आप फंड मैनेजर की सैलरी, मार्केटिंग का खर्चा और ट्रेडिंग की लागत भी चुका रहे होते हैं। इसलिए ग्राहम सुझाव देते हैं कि अगर आप फंड में निवेश कर रहे हैं तो कम लागत वाले फंड्स चुनें। आज के जमाने में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंडेक्स फंड्स। यदि आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद ले रहे हैं तो ग्राहम कहते हैं कि सलाहकार का मुख्य काम आपको बाजार को बीट करने में मदद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको खुद को बीट ना करने में मदद करना होना चाहिए। एक अच्छा सलाहकार आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने, एक अनुशासित योजना बनाने और उस पर टिके रहने में मदद करता है। वो आपको गलत समय पर बेचने से रोकता है और गलत समय पर खरीदने से बचाता है। ग्राहम कहते हैं, अगर आप फीस दे रहे हैं तो आपको उसके बदले में सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि बुद्धिमानी मिलनी चाहिए। अब हम पुस्तक के तकनीकी हिस्से की ओर थोड़ा बढ़ते हैं, वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस। ग्राहम को सिक्योरिटी एनालिसिस का जनक कहा जाता है। वे किसी कंपनी का विश्लेषण करते समय कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों, रेशियोज और आंकड़ों पर बहुत जोर देते थे। एक बुद्धिमान निवेशक को कंपनी की रिपोर्ट में क्या देखना चाहिए? सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी। क्या कंपनी मुनाफा कमा रही है? क्या उसका मुनाफा साल दर साल बढ़ रहा है? ग्राहम ऑपरेटिंग मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल को देखना पसंद करते थे। ये बताता है कि कंपनी अपने पैसे का कितनी कुशलता से उपयोग कर रही है। दूसरा, स्थिरता। क्या कंपनी की कमाई अस्थिर है? क्या ये मंदी के समय बहुत गिर जाती है? एक अच्छी कंपनी वो है जो बुरे वक्त में भी टिकी रहे। तीसरा, वृद्धि। लेकिन यहाँ सावधान रहे। ग्राहम कहते हैं कि अतीत की वृद्धि भविष्य की गारंटी नहीं है। अक्सर निवेशक पिछली वृद्धि को देखकर भविष्य के लिए अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं। एक बुद्धिमान निवेशक को रूढ़िवादी अनुमान लगाने चाहिए। चौथा,
वित्तीय स्थिति, बैलेंस शीट देखिए, क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा कर्ज है। करंट रेशियो देखिए, ये कम से कम 2:1 होना चाहिए, यानी कंपनी के पास 1 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए 2 रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। ग्राहम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं, कंपनी का मालिक होना। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे, आप उस बिजनेस के हिस्सेदार बन रहे हैं। आपको वैसे ही सोचना चाहिए जैसे आप किसी किराने की दुकान या रेस्टोरेंट में पार्टनर बनते समय सोचते। क्या आप किसी ऐसे बिजनेस में पार्टनर बनेंगे जिसके खातों के बारे में आप कुछ नहीं जानते या जिसके मैनेजर पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं। तो फिर शेयर बाजार में आप ऐसा क्यों करते हैं? ग्राहम शेयर होल्डर एक्टिविज्म के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि शेयर होल्डर्स को सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा है तो शेयर होल्डर्स को सवाल पूछने चाहिए और बदलाव की मांग करनी चाहिए। आखिर वही तो कंपनी के असली मालिक हैं। यहाँ तक हमने निवेश के दर्शन, बाजार के मनोविज्ञान और विश्लेषण के बुनियादी नियमों को समझा, लेकिन अभी तक हमने उस एक अवधारणा पर चर्चा नहीं की है जो बेंजामिन ग्राहम की पूरी शिक्षा का हृदय है। वो एक ऐसा जादुई शब्द है जो एक सफल निवेशक और एक असफल निवेशक के बीच का अंतर तय करता है। वॉरेन बफेट ने इसे निवेश का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कहा है। वो शब्द है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा। ये अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे समझने में हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये वो पुल है जो आपको वित्तीय आपदा की खाई के ऊपर से सुरक्षित ले जाता है। क्या है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी? इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? और ये आपके पोर्टफोलियो को बुलेट प्रूफ कैसे बनाता है? अगले भाग में हम केवल और केवल इसी सुनहरे नियम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये आपके निवेश जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ होने वाला है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी पूरी निवेश रणनीति को सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वे शब्द होंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हिंदी में इसे सुरक्षा सीमा या सुरक्षा का घेरा कह सकते हैं। ये अवधारणा इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये मानकर चलती है कि हम इंसान हैं और हम गलतियां करेंगे। हम भविष्य नहीं देख सकते, हमारे विश्लेषण गलत हो सकते हैं, बाजार अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है। ऐसे में हमें एक बफर की जरूरत होती है जो हमें इन गलतियों के परिणामों से बचा सके। इसे एक इंजीनियरिंग के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक इंजीनियर को एक पुल बनाना है जिस पर से 10,000 किलो का ट्रक गुजरेगा। क्या वो इंजीनियर पुल को ठीक 10,000 किलो वजन सहने लायक बनाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर ट्रक का वजन थोड़ा ज्यादा हुआ या पुल की सामग्री थोड़ी कमजोर निकली तो पुल टूट जाएगा। एक समझदार इंजीनियर उस पुल को 30,000 किलो वजन सहने लायक बनाएगा। ये जो 20,000 किलो का अतिरिक्त अंतर है, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ये सुनिश्चित करता है कि अगर गणना में कोई गड़बड़ी भी हो तब भी पुल नहीं गिरेगा। निवेश में भी यही नियम लागू होता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का विश्लेषण किया और पाया कि उसका वास्तविक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए प्रति शेयर है। अगर आप उसे 98 रुपए में खरीदते हैं तो आपके पास सुरक्षा का कोई घेरा नहीं है। अगर आपका अनुमान थोड़ा भी गलत निकला और कंपनी का मूल्य 90 रुपए निकला तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आप उसी 100 रुपए वाली कंपनी के शेयर को तब तक नहीं खरीदते जब तक वो 60 या 70 रुपए में ना मिले, तो आपके पास 30-40 रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब अगर कंपनी का मूल्य थोड़ा कम भी हो जाए या भविष्य में कुछ बुरा भी हो जाए, तब भी आपके नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है और आपके लाभ की संभावना काफी बढ़ जाती है। ग्राहम कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कार्य भविष्य के सटीक अनुमान की आवश्यकता को खत्म करना है। यानी अगर आप किसी चीज को बहुत सस्ते में खरीदते हैं तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। कीमत में पहले से ही इतनी सुरक्षा मौजूद है कि आप सुरक्षित रहेंगे। ये अवधारणा केवल सस्ते शेयर खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि गुणवत्ता के बारे में भी है। एक घटिया कंपनी का शेयर अगर सस्ता भी मिल रहा हो तो भी उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंपनी डूब सकती है। सच्चा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तब मिलता है जब आप एक अच्छी या औसत कंपनी को उसकी संपत्ति और कमाई की क्षमता से काफी कम दाम पर खरीदते हैं। ग्राहम ने इस सिद्धांत को बॉन्ड्स के लिए भी लागू किया। जब आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये है कि कंपनी का कुल मुनाफा उसके ब्याज खर्च से कितना गुना ज्यादा है। अगर किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए ब्याज देना है और वो 5 करोड़ रुपए कमा रही है तो वहां सुरक्षा का अच्छा मार्जिन है। लेकिन अगर वो 1.1 करोड़ ही कमा रही है तो थोड़ा सा भी झटका उसे दिवालिया कर सकता है। निवेशक के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सबसे बड़ा स्रोत है विविधीकरण। आप चाहे कितना भी सुरक्षित शेयर क्यों ना चुने, किसी एक कंपनी के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। फैक्ट्री में आग, नया सरकारी नियम या कोई घोटाला।
लेकिन अगर आपके पास 20 ऐसे शेयर्स का पोर्टफोलियो है जिनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मौजूद है, तो ये गणितीय रूप से बहुत कम संभावना है कि वो सभी एक साथ फेल हो जाएंगे। कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कुछ औसत और शायद एक दो फेल भी हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर आपका पोर्टफोलियो आपको अच्छा रिटर्न देगा। ग्राहम कहते हैं कि सट्टेबाज और निवेशक के बीच का मुख्य अंतर यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सट्टेबाज हमेशा ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में सुरक्षा को नजरअंदाज करता है। वो सोचता है कि ये शेयर पहले ही इतना बढ़ चुका है और बढ़ेगा। निवेशक सोचता है, अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रातों को चैन की नींद सोने में मदद करता है। जब बाजार गिरता है तो जिन लोगों ने महंगे शेयर खरीदे होते हैं वे घबरा जाते हैं, लेकिन जिसने 100 रुपए की चीज 60 रुपए में खरीदी है उसे बाजार गिरने पर डर नहीं लगता। उल्टा वो इसे और खरीदने का अवसर मानता है। अब इस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लागू करें? आज बहुत सी अच्छी कंपनियों के शेयर ऊंचे दामों पर यानी हाई वैल्यूएशन पर मिलते हैं। क्या हमें निवेश करना छोड़ देना चाहिए? नहीं। ग्राहम कहते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो सकता है, लेकिन वहां जोखिम ज्यादा है क्योंकि आप भविष्य की वृद्धि के लिए भुगतान कर रहे हैं जो अनिश्चित है। एक रूढ़िवादी निवेशक के लिए उन कंपनियों को खोजना बेहतर है जो आज की कमाई और संपत्ति के आधार पर सस्ती है। इसे व्यवहार में लाने के लिए धैर्य की जरूरत है। बाजार हमेशा आपको सस्ते सौदे नहीं देता। कभी कभी आपको अपनी नकदी लेकर महीनों या सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये मुश्किल है। जब आपके दोस्त हर दिन पैसा कमा रहे हो तो खाली बैठना आसान नहीं है। लेकिन याद रखें, न्यूटन ने भी यही गलती की थी। वे दूसरों को देखकर बाजार में कूद पड़े थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको इस गलती से बचाता है। अगले भाग में हम ग्राहम की पुस्तक में दिए गए कुछ केस स्टडीज और तुलनाओं यानी कंपैरिजन्स पर नजर डालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने एक ही उद्योग की दो कंपनियों की तुलना करके ये दिखाया कि कौन सी कंपनी एक अच्छा निवेश थी और कौन सी नहीं। ये उदाहरण हमें सिखाएंगे कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ना चाहिए और संख्याओं के पीछे की कहानी को कैसे समझना चाहिए। ये थोड़ा तकनीकी हो सकता है, लेकिन ये जासूस की तरह सुराग खोजने जैसा रोमांचक भी होगा। अब हम सिद्धांत से व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ग्राहम ने कई कंपनियों की तुलना करके ये दिखाया है कि कैसे एक ही उद्योग में काम करने वाली दो कंपनियां निवेश के लिहाज से बिल्कुल अलग हो सकती हैं। हालांकि वे उदाहरण 1940-50 के दशक के हैं, लेकिन उनका तर्क यानी लॉजिक आज भी भारतीय शेयर बाजार या दुनिया के किसी भी बाजार में लागू होता है। ग्राहम अक्सर पेयर्स की तुलना करते थे। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी और लोकप्रिय कंपनी जिसका शेयर महंगा है, हाई पीई, और दूसरी एक मध्यम आकार की थोड़ी सुस्त लेकिन मजबूत कंपनी जिसका शेयर सस्ता है, लो पीई। निवेशक अक्सर चमक दमक के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं कि जो कंपनी खबरों में है, जो तेजी से बढ़ रही है, वही सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन ग्राहम आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं कि अक्सर वो सुस्त कंपनी बेहतर निवेश साबित होती है, क्योंकि उसमें जोखिम कम है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। चलिए एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं जो ग्राहम की सोच को दर्शाता है। मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए एक नई टेक्नोलॉजी कंपनी है, बहुत चर्चा में है। इसका मुनाफा हर साल 20% बढ़ रहा है, लेकिन इसका शेयर भाव इसकी कमाई का 50 गुना है, पी 50। इसका मतलब है कि आप 1 रुपए की कमाई के लिए 50 रुपए दे रहे हैं। कंपनी बी एक पुरानी टेक्सटाइल या सीमेंट कंपनी है, कोई चर्चा नहीं, मुनाफा सिर्फ 5% की दर से बढ़ रहा है, लेकिन इसका शेयर भाव इसकी कमाई का सिर्फ 8 गुना है, पी 8। इसके पास बहुत सारी जमीन और फैक्ट्रियां हैं और ये अच्छा लाभांश भी देती है। एक औसत निवेशक कंपनी ए को चुनेगा क्योंकि उसे ग्रोथ चाहिए, लेकिन ग्राहम कंपनी बी को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ए की कीमत में भविष्य की सारी सफलता पहले से ही जुड़ी हुई है, प्राइस्ड इन। अगर कंपनी ए की ग्रोथ 20% से गिरकर 15% भी हो गई तो बाजार उसे बहुत बुरी तरह सजा देगा और शेयर का भाव आधा हो सकता है। वहां कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। दूसरी ओर कंपनी बी से बाजार को कोई उम्मीद नहीं है। अगर ये थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन करती है तो शेयर का भाव तेजी से बढ़ सकता है, और अगर ये कुछ खास नहीं भी करती तो भी इसकी संपत्ति और लाभांश आपके पैसे को सुरक्षित रखते हैं। ग्राहम लाभांश को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि लाभांश कंपनी की सच्चाई का सबूत है। मुनाफे के आंकड़े तो अकाउंटिंग की बाजीगरी से बदले जा सकते हैं, जैसे डिप्रिसिएशन कम करके या खर्चों को भविष्य के लिए टालकर, लेकिन लाभांश के रूप में जो नकदी शेयर धारक के बैंक खाते में आती है वो झूठ नहीं बोल सकती।
एक कंपनी जो लगातार और बढ़ता हुआ लाभांश देती है, वो ये साबित करती है कि उसके पास असली नकदी प्रवाह है और वो शेयर धारकों के प्रति जिम्मेदार है। ग्राहम ने शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर के मनोविज्ञान पर भी लिखा है। अक्सर जब कोई कंपनी अपने शेयर को तोड़ती है, जैसे एक शेयर के बदले 2 शेयर, तो शेयर की कीमत कम हो जाती है और छोटे निवेशक उसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन ग्राहम याद दिलाते हैं कि पिज्जा को 4 टुकड़ों में काटे या 8 टुकड़ों में, पिज्जा का आकार नहीं बदलता, कंपनी की वैल्यू वही रहती है। एक बुद्धिमान निवेशक इस तरह के कॉस्मेटिक बदलावों से प्रभावित नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण चेतावनी जो ग्राहम देते हैं वो है मैनेजमेंट के बारे में। हालांकि वे अच्छे प्रबंधन की सराहना करते हैं, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट अच्छा है कहकर किसी शेयर के लिए ज्यादा कीमत चुकाना मूर्खता है। अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट भी खराब बिजनेस मॉडल या अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को नहीं हरा सकता, और मैनेजमेंट बदल भी सकता है। इसलिए निवेश को हमेशा आंकड़ों और कंपनी की संपत्ति पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल सीईओ के करिश्मे पर। ग्राहम 2 चरण वाले मूल्यांकन की प्रक्रिया का सुझाव देते हैं। पहला, अतीत का प्रदर्शन। सबसे पहले देखें कि कंपनी ने पिछले 10 सालों में कैसा प्रदर्शन किया है। अगर अतीत में उसने मंदी के दौर में भी मुनाफा कमाया है तो ये एक अच्छा संकेत है। दूसरा, भविष्य का अनुमान। फिर भविष्य की कमाई का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाएं, लेकिन याद रखें कि ये अनुमान सिर्फ एक अनुमान है, इसलिए अपनी गणनाओं में हमेशा गलती की गुंजाइश रखें। इस खंड में ग्राहम एक बहुत ही रोचक बात कहते हैं। निवेश सबसे बुद्धिमान तब होता है जब वो सबसे अधिक व्यावसायिक होता है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो अपनी भावनाओं को दरवाजे पर छोड़ दें। ईर्ष्या, पड़ोसी ने कितना कमाया, डर, बाजार गिर रहा है, और उम्मीद, ये शेयर लॉटरी टिकट है, इन भावनाओं का निवेश में कोई स्थान नहीं है। आपको एक कोल्ड ब्लडेड बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा जो केवल लाभ और हानि के गणित को समझता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में लागू होते हैं, जहां कंपनियां जैसे अमेज़न या गूगल शुरू में सालों तक कोई मुनाफा नहीं कमाती, फिर भी उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होता है? जवाब है हाँ और नहीं। ग्राहम के समय में ऐसी कंपनियां नहीं थीं, लेकिन सिद्धांत वही है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो आज मुनाफा नहीं कमा रही, तो आप उद्यमी नहीं बल्कि अत्यधिक उद्यमी निवेशक हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। ग्राहम शायद आज की टेक कंपनियों को निवेश के बजाय सट्टा मानते, जब तक वे स्थिर मुनाफा और मजबूत बैलेंस शीट न दिखाएं। अगले भाग में हम शेयर धारक और प्रबंधन के रिश्ते पर गहराई से बात करेंगे। ग्राहम का मानना था कि शेयर धारक अक्सर भेड़ों की तरह व्यवहार करते हैं, जो प्रबंधन के हर फैसले पर आंख मूंद कर मुहर लगा देते हैं। हम जानेंगे कि एक जागरूक शेयर धारक के रूप में आपके क्या अधिकार हैं और आपको लाभांश नीति के बारे में क्या पता होना चाहिए। क्या कंपनी को मुनाफा अपने पास रखना चाहिए या बांट देना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आपके रिटर्न्स को बदल सकता है। बेंजामिन ग्राहम की पुस्तक का एक अध्याय जो अक्सर कम चर्चा में रहता है, वो है शेयर धारकों और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के बीच का रिश्ता। ये विषय आज के समय में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है और ये अत्यंत प्रासंगिक है। ग्राहम का मानना था कि शेयर धारक ही कंपनी के असली मालिक हैं, लेकिन अक्सर वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वे कंपनी के मेहमान हों और मैनेजमेंट उनका मेजबान। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का मैनेजमेंट आपके लिए काम करता है। सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कर्मचारी हैं। लेकिन वास्तविकता में अक्सर मैनेजमेंट अपने हितों को शेयर धारकों के हितों से ऊपर रखता है। वे खुद को भारी भरकम वेतन देते हैं, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फालतू की कंपनियों का अधिग्रहण करते हैं या अपनी गलतियों को छुपाते हैं। ग्राहम कहते हैं कि शेयर धारकों को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। उन्हें 2 मुख्य चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्या प्रबंधन कुशल है? क्या वे कंपनी को अच्छी तरह चला रहे हैं और प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या प्रबंधन ईमानदार है? क्या वे शेयर धारकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, विशेष रूप से अपने वेतन और लाभांश नीति के मामले में? एक बहुत बड़ा मुद्दा जो ग्राहम उठाते हैं वो है लाभांश नीति यानी डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी अपने मुनाफे का क्या करती है? इसके 2 ही रास्ते हैं। या तो वो मुनाफा शेयर धारकों को लाभांश के रूप में बांट दे या उसे कंपनी में ही फिर से निवेश कर दे ताकि भविष्य में और ज्यादा मुनाफा हो। मैनेजमेंट अक्सर मुनाफे को अपने पास रखना पसंद करता है, रिटेन्ड अर्निंग्स। वे कहते हैं कि वे इस पैसे से कंपनी का विस्तार करेंगे। ग्राहम कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन केवल तभी जब कंपनी उस रोके गए पैसे पर अच्छा रिटर्न कमा सके।
अगर कंपनी 100 करोड़ रुपए रोकती है और उससे अगले साल केवल 5 करोड़ का अतिरिक्त मुनाफा कमाती है, 5% रिटर्न, जबकि शेयरधारक खुद उस पैसे को कहीं और निवेश करके 10% कमा सकते थे, तो मैनेजमेंट शेयरधारकों का नुकसान कर रहा है। ऐसे मामले में शेयरधारकों को मांग करनी चाहिए कि मुनाफा लाभांश के रूप में बांटा जाए। एक बुद्धिमान निवेशक को यह देखना चाहिए कि कंपनी ने पिछले सालों में जो पैसा अपने पास रोका है, क्या उसने वास्तव में प्रति शेयर आय यानी ईपीएस बढ़ाई है। अगर नहीं, तो यह मैनेजमेंट की विफलता है। ग्राहम ने स्टॉक ऑप्शन और मैनेजमेंट के भारी वेतन की भी आलोचना की थी, जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। जब मैनेजमेंट को बहुत सारे फ्री शेयर मिलते हैं, तो मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी का मूल्य कम या डाइल्यूट हो जाता है। ग्राहम कहते हैं कि शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट और प्रॉक्सी बयानों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और अपने वोटिंग अधिकार का उपयोग करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैनेजमेंट अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कंपनी को लूटने का हक है। अब हम निवेश के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं, निवेश फंड्स या म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ज्यादातर लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही रास्ता है, लेकिन फंड चुनना भी एक कला है। ग्राहम कहते हैं कि फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन की सबसे खराब गाइड है। अक्सर जो फंड पिछले साल नंबर 1 था, वो अगले साल सबसे नीचे होता है। इसे मीन रिवर्जन कहते हैं, यानी सब कुछ अंत में औसत पर आ जाता है। ग्राहम फंड चुनते समय इन बातों का ध्यान रखने को कहते हैं। लागत, एक्सपेंस रेशियो, फंड हाउस आपसे कितनी फीस ले रहा है। ज्यादा फीस आपके कंपाउंडिंग के लाभ को खा जाती है। कम फीस वाले फंड हमेशा बेहतर होते हैं। जोखिम, रिस्क, फंड ने अपना रिटर्न कैसे कमाया। क्या उसने सुरक्षित शेयरों में निवेश किया या बहुत ज्यादा जोखिम लिया। बुल मार्केट में तो हर कोई पैसा कमा लेता है, असली परीक्षा मंदी में होती है। देखिए कि बाजार गिरने पर फंड कितना गिरा। मैनेजमेंट की स्थिरता, क्या फंड मैनेजर बार बार बदल रहे हैं या कोई एक व्यक्ति या टीम लंबे समय से एक ही दर्शन पर काम कर रही है। ग्राहम क्लोज्ड एंड फंड्स में भी दिलचस्पी रखते थे, जो आज के ईटीएफ के समान हो सकते हैं, खासकर अगर वो अपनी नेट एसेट वैल्यू से डिस्काउंट पर मिल रहे हों। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि चाहे आप सीधे शेयर खरीदें या फंड्स के जरिए, आपको एक मालिक की तरह सोचना होगा, ना कि एक सट्टेबाज की तरह। सट्टेबाज सिर्फ कीमत देखता है, मालिक वैल्यू देखता है। सट्टेबाज चार्ट देखता है, मालिक बैलेंस शीट देखता है। सट्टेबाज कल की खबर देखता है, मालिक 10 साल का इतिहास देखता है। अगले भाग में हम ग्राहम की पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण सारांश की ओर बढ़ेंगे। हम सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फिर से एक व्यापक संदर्भ में देखेंगे, जिसमें विविधीकरण की भूमिका शामिल है। हम ये भी जानेंगे कि निवेश और मानव स्वभाव का क्या संबंध है, क्यों हम बार बार वही गलतियां करते हैं, और हम अपने दिमाग को रीवायर कैसे कर सकते हैं ताकि हम सफल निवेशक बन सकें। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा वित्तीय एसेट आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपका स्वभाव है। हमने अब तक निवेश के तकनीकी और व्यवहारिक पक्षों पर बहुत बात की। अब हम थोड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू पर गौर करते हैं, जो ग्राहम की शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। पुस्तक के अंत की ओर ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश सिर्फ गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है। एक सवाल जो हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए, मेरे पास कितना धैर्य है। ग्राहम कहते हैं कि निवेश का पैसा वो होना चाहिए जिसकी आपको अगले 3 से 5 साल तक जरूरत ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बेटी की शादी के लिए या घर की मरम्मत के लिए अगले साल पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा शेयर बाजार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसी समय बाजार गिर गया, और बाजार कभी भी गिर सकता है, तो आपको घाटे में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और निवेश में मजबूरी सबसे बुरी स्थिति है। ग्राहम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की वकालत करते हैं। भारत में हम इसे SIP के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है, जो आपको बाजार के उतार चढ़ाव और अपनी भावनाओं दोनों से बचाती है। इसका नियम है, हर महीने एक निश्चित राशि, जैसे 5,000 रुपए निवेश करना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। जब बाजार ऊपर होता है और शेयर महंगे होते हैं, तो आपके 5,000 रुपए में कम शेयर आते हैं। जब बाजार नीचे होता है और शेयर सस्ते होते हैं, तो आपके 5,000 रुपए में ज्यादा शेयर आते हैं। लंबे समय में आपकी औसत खरीद कीमत बाजार की औसत कीमत से कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात, ये आपको बाजार को टाइम करने की चिंता से मुक्त कर देता है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या अभी खरीदने का सही समय है, क्योंकि SIP के जरिए आप हर समय खरीद रहे हैं। ग्राहम इसे रक्षात्मक निवेशक के लिए सबसे बड़ा हथियार मानते हैं। अब बात करते हैं विविधीकरण की शक्ति की। एक पुरानी कहावत है, अपने सभी अंडे एक टोकरी में मत रखो। ग्राहम इसे गणितीय रूप से सिद्ध करते हैं।
मान लीजिए आपने 1000 रुपए सिर्फ एक कंपनी में लगाए। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका 100% नुकसान। लेकिन अगर आपने 10-10 रुपए 100 अलग अलग कंपनियों में लगाए और उनमें से एक कंपनी डूब भी गई तो आपका नुकसान सिर्फ 1% होगा। लेकिन विविधीकरण का मतलब सिर्फ बहुत सारे शेयर खरीदना नहीं है। इसका मतलब है अलग अलग तरह के एसेट्स रखना। अगर आपने 10 कंपनियां खरीदी लेकिन सब की सब आईटी सेक्टर की हैं, तो ये विविधीकरण नहीं है। अगर आईटी सेक्टर में मंदी आई तो आपकी 10 कंपनियां गिरेंगी। सच्चा विविधीकरण है अलग अलग सेक्टर्स, बैंक, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी और अगर संभव हो तो अलग अलग देश। ग्राहम ये भी चेतावनी देते हैं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप 100 कंपनियों के शेयर खरीद लेंगे तो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाएंगे। इसे अक्सर डिवर्सिफिकेशन कहा जाता है। एक रक्षात्मक निवेशक के लिए 10 से 30 कंपनियों का पोर्टफोलियो पर्याप्त है। ग्राहम की पुस्तक का एक और छिपा हुआ रत्न है जोखिम और प्रतिफल का संबंध। आधुनिक वित्त सिद्धांत कहता है कि ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, यानी अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्क लेना ही पड़ेगा। ग्राहम इससे असहमत है। ग्राहम का मानना है कि निवेश में प्रतिफल जोखिम से नहीं बल्कि प्रयास और बुद्धिमानी से आता है। सोचिए, अगर आप एक बहुत अच्छी कंपनी को जिसके पास ढेर सारी नकदी है और कोई कर्ज नहीं है उसे बहुत सस्ते दाम पर यानी बार्गेन प्राइस पर खरीदते हैं, तो क्या इसमें जोखिम ज्यादा है? नहीं, इसमें जोखिम बहुत कम है, लेकिन इसमें रिटर्न की संभावना बहुत ज्यादा है। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। ये पारंपरिक वित्त की दुनिया को उल्टा कर देता है। इसके विपरीत, अगर आप एक बहुत ही सट्टा किस्म की घाटे में चल रही कंपनी का शेयर बहुत ऊंचे दाम पर खरीदते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन आपके रिटर्न की संभावना लंबे समय में बहुत कम है। इसलिए ये फॉर्मूला कि हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न हर जगह लागू नहीं होता। एक बुद्धिमान निवेशक हमेशा लो रिस्क हाई रिटर्न के अवसरों की तलाश में रहता है, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए मिलते हैं। ग्राहम अपने पाठकों को एक अंतिम चेतावनी देते हैं। वॉल स्ट्रीट या दलाल स्ट्रीट आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बैठा है। ब्रोकर, विश्लेषक और टीवी एंकर ये सब अपनी फीस और टीआरपी के लिए काम करते हैं। वो चाहते हैं कि आप बार बार खरीदें और बेचें यानी ट्रेडिंग करें, क्योंकि उससे उनकी कमाई होती है। लेकिन बार बार ट्रेडिंग करना आपकी दौलत को दो तरह से मारता है। एक तो ब्रोकरेज फीस यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दूसरा टैक्स। एक बुद्धिमान निवेशक खरीदता है और होल्ड करता है। वो कंपाउंडिंग को अपना काम करने देता है। अगले भाग में हम पुस्तक के अंतिम अध्यायों को समेटेंगे और वॉरेन बफे द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध परिशिष्ट द सुपर इन्वेस्टर्स ऑफ ग्राहम एंड डॉडविल्स के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा लेख है जिसने एकेडमिक दुनिया को चुनौती दी और साबित किया कि ग्राहम की स्ट्रैटेजी सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है। साथ ही हम आज के भारतीय निवेशकों के लिए एक चेकलिस्ट तैयार करेंगे। बेंजामिन ग्राहम की मूल पुस्तक के बाद के संस्करणों में उनके सबसे प्रसिद्ध छात्र वॉरेन बफेट ने एक परिशिष्ट जोड़ा है जिसका शीर्षक है द सुपर इन्वेस्टर्स ऑफ ग्राहम एंड डॉडविल। ये लेख निवेश की दुनिया का एक मास्टरपीस है। इस लेख में बफेट ने उन आलोचकों को जवाब दिया जो कहते थे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ किस्मत है। आलोचक कहते थे कि अगर हजारों लोग सिक्का उछालेंगे तो कुछ लोग तो लगातार हेड पाएंगे ही, ये सिर्फ संयोग है। बफेट ने कहा कि हाँ, ये सच हो सकता है, लेकिन अगर आप पाएं कि वे सभी भाग्यशाली लोग एक ही शहर यानी ग्राहम एंड डॉडविल से आते हैं और उन सब ने एक ही गुरु यानी बेंजामिन ग्राहम से सीखा है, तो ये संयोग नहीं हो सकता। बफेट ने ऐसे कई निवेशकों का रिकॉर्ड दिखाया, जैसे वॉल्टर श्लॉस, टॉम नैप, बिल रुआन और खुद बफेट ने, जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग शेयरों में निवेश किया, लेकिन उन सब का दर्शन एक ही था, वैल्यू इन्वेस्टिंग। और उन सब ने लंबी अवधि में बाजार को बड़े अंतर से हराया। ये इस बात का सबूत है कि ग्राहम के सिद्धांत मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मिस्टर मार्केट और आंतरिक मूल्य किसी भी बाजार और किसी भी दौर में काम करते हैं। ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये एक बौद्धिक ढांचा है। अब जब हम इस सारांश के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलिए एक बुद्धिमान निवेशक की चेकलिस्ट बनाते हैं। जब भी आप कोई निवेश करने जाएं, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं निवेश कर रहा हूं या सट्टा लगा रहा हूं? क्या मैंने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी है? क्या मुझे पता है कि कंपनी क्या करती है? या मैं सिर्फ टिप या प्राइस मूवमेंट पर पैसा लगा रहा हूं? क्या यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? क्या मैं 100 रुपए की चीज 60 या 70 रुपए में खरीद रहा हूं? क्या मैंने गलत होने की गुंजाइश रखी है? क्या मैं मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित हो रहा हूं? क्या मैं इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि सब खरीद रहे हैं, या इसलिए बेच रहा हूं क्योंकि सब डर रहे हैं? क्या मेरा पोर्टफोलियो विविधीकृत है? क्या मैंने अपने सारे पैसे एक ही जगह तो नहीं फंसा दिए?
क्या मैं लंबी अवधि यानी कम से कम 3 से 5 साल के लिए तैयार हूं? क्या मेरे पास इस पैसे को होल्ड करने का धैर्य और क्षमता है? क्या मैं अपनी लागत कम रख रहा हूं? क्या मैं ज्यादा ब्रोकरेज या फंड फीस तो नहीं दे रहा? ग्राहम की अंतिम पुस्तक का संदेश बहुत ही सशक्त है। वे कहते हैं कि निवेश में चरित्र बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से होशियार लोग शेयर बाजार में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अनुशासन नहीं होता। वहीं एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और नियमों का पालन कर सकता है, वो बहुत अमीर बन सकता है। ग्राहम कहते हैं कि आपके पास अपने निवेश के खेल को खेलने के 2 तरीके हैं। या तो आप इतने पेशेवर बन जाएं कि आप खुद हर कंपनी का गहन अध्ययन करें, उद्यमी निवेशक, या फिर आप अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और एक सुरक्षित विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाएं, रक्षात्मक निवेशक। बीच का रास्ता यानी बिना मेहनत किए ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना विनाश का रास्ता है। आज के संदर्भ में जब हमारे पास सूचनाओं की बाढ़ है, ग्राहम की सलाह और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर मिनट आपके फोन पर कोई ना कोई खबर, कोई टिप, कोई वीडियो आता है जो आपको कुछ करने के लिए उकसाता है। अभी खरीदें, बाजार क्रैश होने वाला है, ये अगला मल्टीबैगर है। एक बुद्धिमान निवेशक इस शोर को बंद करना जानता है। वो जानता है कि असली पैसा ट्रेडिंग में नहीं बल्कि वेटिंग में है। सही अवसर का इंतजार और फिर उस निवेश को फलने फूलने देने का इंतजार। इस पुस्तक का सार ये है कि अमीर बनना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग शॉर्टकट खोजते हैं वो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। जो लोग नक्शे के साथ चलते हैं वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम पूरी चर्चा को समेटेंगे और मैं आपको कुछ अंतिम बहुत ही प्रामाणिक कदम बताऊंगा जो आप आज अभी से उठा सकते हैं अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए। हम जानेंगे कि अपना पहला पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण बात, नुकसान के डर को कैसे जीतें। क्योंकि जैसा कि ग्राहम कहते हैं, सफल निवेश का रहस्य भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि उससे निपटने के लिए तैयार रहना है। हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमने बेंजामिन ग्राहम की कालजयी पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के हर महत्वपूर्ण पहलू को समझा है। हमने सट्टेबाजी बनाम निवेश, महंगाई, मिस्टर मार्केट, पोर्टफोलियो एलोकेशन और सबसे महत्वपूर्ण मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात की। अब सवाल है, आज से आप क्या करें? अपना रिस्क प्रोफाइल पहचानें। ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या आप रक्षात्मक निवेशक हैं या उद्यमी? क्या आपके पास समय और रुचि है बैलेंस शीट पढ़ने की? अगर नहीं और इसमें कोई बुराई नहीं है तो स्वीकार करें कि आप एक रक्षात्मक निवेशक हैं। इंडेक्स फंड्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स आधारित फंड्स और अच्छे डेट फंड्स या एफडी के मिश्रण के साथ शुरुआत करें। 50-50 या 60-40 का फॉर्मूला अपनाएं। एसआईपी शुरू करें। बाजार को टाइम करना बंद करें। एक राशि तय करें जो आप हर महीने बचा सकते हैं और उसे निवेश करें। इसे ऑटोमेट कर दें ताकि आपके हाथ में पैसा आने से पहले ही निवेश हो जाए। यह आपको खर्च करने के प्रलोभन से बचाएगा। पढ़ना जारी रखें। ग्राहम कहते हैं कि ज्ञान ही वो एकमात्र निवेश है जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें। वॉरेन बफेट के शेयर धारकों को लिखे पत्र पढ़ें। ये इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है और ज्ञान का भंडार है। भावनाओं की डायरी बनाएं। जब भी आप कोई शेयर खरीदने या बेचने का फैसला करें तो उसे लिखें। लिखें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं, डर, लालच या तर्क। 6 महीने बाद इसे पढ़ें। आप अपनी गलतियों से जितना सीखेंगे उतना किसी किताब से नहीं सीख सकते। उम्मीदें यथार्थवादी रखें। रातों रात अमीर बनने के सपने न देखें। अगर आप शेयर बाजार से सालाना 12 से 15% का रिटर्न भी कमा लेते हैं तो कंपाउंडिंग की शक्ति से 20-25 सालों में ये एक विशाल राशि बन जाएगी। वॉरेन बफेट ने रातों रात पैसा नहीं बनाया, उन्होंने 80 साल तक निवेश किया है। समय को अपना दोस्त बनाएं। बेंजामिन ग्राहम का अंतिम वाक्य जो हर निवेशक को याद रखना चाहिए, निवेश में पैसा बनाने के लिए आपको बहुत ही होशियार होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बहुत बड़ी गलतियां नहीं करनी है। अगर आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं तो जीत अपने आप हो जाएगी। अपने मूलधन की रक्षा करें और रिटर्न खुद अपना ख्याल रखेगा। दोस्तों, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वित्तीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। ये आपको बाजार की गुलामी से आजाद कराती है। ये आपको सिखाती है कि पैसा एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। जब आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं और पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तृत सारांश ने आपको एक नई दृष्टि दी है। याद रखें, सुनना पर्याप्त नहीं है,
असली बदलाव तब आता है जब आप इन बातों पर अमल करते हैं। आज ही अपने वित्त की जिम्मेदारी लें, अपना पहला कदम उठाएं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। ये हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं या जो गलतियां कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो उनके पैसे बचा ले। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक, विस्तृत और जीवन बदलने वाली पुस्तकों के सारांश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं ताकि जब हम अगली मास्टर क्लास लेकर आएं तो आप सबसे पहले देखें। क्या आपके पास इस किताब के बारे में कोई सवाल है या कोई और किताब है जिसका सारांश आप सुनना चाहते हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए एक बुद्धिमान निवेशक बने, सुरक्षित रहें, समझदारी से निवेश करें और अपने धन को बढ़ने दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।